दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। समोसे वाला भूत। एक गांव में हर अमावस की रात को एक भूत समोसा बेचने निकलता था। आधी रात होते ही भूत समोसे से भरी टोकरी सर पर रखकर गांव के हर दरवाजे में जाकर वह थोड़ी देर खड़ा रहता। अगर समोसे की महक सूंघकर घर का कोई व्यक्ति घर के बाहर आ जाता तो वह भूत उस व्यक्ति को मारकर खा जाता था। गांव वाले भूत से बचने के लिए हर अमावस को सोने से पहले घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाकर सोते थे, जिससे समोसे की महक ना आए। क्योंकि अगर किसी ने भूत के द्वारा लाए समोसे की महक सूंघ ली तो वह भूत के वश में आ जाता था। इसलिए गांव के सभी लोग सोने से पहले अगरबत्ती जरूर लगाते। एक बार पवन नाम का एक व्यक्ति गांव आया। वह गांव 15 वर्ष बाद आया। उसे भूत के बारे में पता नहीं था। वह अपने परिवार के साथ 15 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। उसने समोसे का होटल खोलकर व्यापार करता था। गांव आने का उसका मकसद था कि गांव की ज़मीन को वह किसी को बेचना चाहता था। गांव वाले पवन से नफरत करते, क्योंकि समोसे वाला भूत पवन के गांव छोड़ने के बाद ही आया था। लोगों को लगा था कि पवन ने ही गांव में जादू टोना करवा के गया है। पवन के सभी पूर्वज समोसा का व्यापार करते थे और भूत भी समोसे लेकर आता था। इसलिए सबको विश्वास था कि भूत और पवन का कुछ न कुछ संबंध है। इसलिए गांव वालों ने पवन को भूत के बारे में नहीं बताया था। जिस रात पवन गांव आया था उस रात अमावस का दिन था। समोसा वाला भूत सबसे पहले पवन के ही घर आया। पवन उस समय कोई किताब पढ़ रहा था। तभी उसे समोसे की महक आई। वह महक बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि उसके समोसे की होती थी। पवन उस महक से परिचित था। जब भी वह समोसे बनाता तो ऐसी ही महक आती थी। इसलिए उसे भूत के समोसे की महक से कुछ नहीं हुआ, पर उसे ताज्जुब हुआ कि मेरी तरह ही और कौन समोसा बनाता है। यह देखने के लिए उसने दरवाज़ा खोला तो उसके होश उड़ गए। बाहर एक भूत समोसा लिए खड़ा था। पवन के बाहर आते ही भूत उसे लेकर हवा में उड़ गया और पास के जंगल में उसे ले गया। और जैसे ही भूत ने पवन को खाने की कोशिश की तभी उसे पवन के गले में एक लॉकेट नजर आया। ये लॉकेट भूत ने अपने बेटे को पहनाई थी। तब भूत ने उसका नाम पूछा तो पवन ने जैसे अपना नाम बताया तो भूत ने पवन को छोड़ दिया और पवन को बताया कि मैं तुम्हारा बाप परसोती लाल हूँ। 15 वर्ष पहले मुझे गांव के कुछ लोगों ने मार दिया था। इसलिए मैं बदला लेने के लिए हर अमावस को गांव से एक आदमी को उठा लेता हूँ। मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने हत्यारों को सजा नहीं देता हूँ। तब पवन ने बताया कि तुम्हें मारने वाले और कोई नहीं, गांव के छोटे हुए बदमाश पप्पू है। भूत की याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, इसलिए उसने पूछा कि पप्पू कौन है। तब पवन ने बताया कि चिरंजी काका के सबसे छोटा लड़का। यह सुनते ही समोसे वाला भूत पवन को वही छोड़कर हवा में उड़ गया और पप्पू के घर पहुंच गया और पूरी रात वही उसके घर के बाहर ही अगरबत्ती के समाप्त होने का इंतजार करने लगा। रात 3 बजे अगरबत्ती की महक आना बंद हो गई। तब पप्पू के घर में समोसे की महक फैल गई और पप्पू ने उस महक को सूंघ लिया और भूत के वश में आ गया। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो भूत उसे हवा में उड़ा ले गया और उसे मारकर खा गया। जैसे ही भूत ने उसे सजा दी वह मुक्त हो गया और धुआं बनकर गायब हो गया। उस दिन के किसी ने भी समोसे वाले भूत को कभी भी नहीं देखा। जंगल की वो रात। बात कोई 4 से 5 वर्ष पुरानी है। दशहरे का समय था। मैं अपने दोस्तों के साथ रामलीला देखने के लिए गया हुआ था। हम रामलीला देखकर बहुत मस्त हो रहे थे। रामलीला देखते देखते मैं पता ही नहीं चला कि समय कितना हुआ। रामलीला गांव से कुछ दूर बाजार की तरफ थी। रामलीला 12 बजे के करीब समाप्त हुई। मेरे सारे दोस्त घर को निकलने लगे, मगर मैं वही कुछ दोस्तों के साथ बातें करने लगा। जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे कोई अपने साथ का नहीं मिला। अब मैंने सोचा कि यही रुक जाऊं, मगर फिर सोचा कि घर वाले परेशान होंगे, इसलिए घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था जो कि कोई 3 से 4 किलोमीटर दूर पड़ता था और अंधेरा बहुत हो रखा था, इसलिए मेरे पास उस समय कोई टॉर्च भी नहीं थी। जंगल में घनघोर अंधेरा था। पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भूत खड़ा हो। अचानक कोई मेरे सामने तेजी से गुजरा। मुझे लगा कि एक पास के गांव का कोई लड़का होगा। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि मुझे कोई साथी मिल गया था, मगर वो लड़का बहुत तेज़ी से भाग रहा था। मेरे पीछे से आवाज़ लगाई, ओ गोल्ड मेडलिस्ट, ज़रा धीरे चल यार। मगर इतने में वह लड़का रास्ते से बाहर घनी झाड़ियों की तरफ कूद गया।
मुझे हैरानी हुई कि इतनी रात में कोई जंगल की तरफ क्यों जाएगा। मुझे डर लगने लगा। मैं तेज़ी से अपने कदम बढ़ाने लगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मेरे साथ ही चल रहा है। थोड़ी दूर एक हनुमान मंदिर था। मैं भागकर मंदिर के अंदर चला गया और सुबह तक वही बैठा रहा। सुबह जब दो लोग आते दिखे तो मैं वहाँ से उठा और घर चला गया, और इस तरह से मैंने अपनी जान बचाई। पहाड़ी का वह भूतिया खंडर। ये बात काफ़ी पुरानी नहीं। मैं और मेरे दोस्त अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने तीसरे दोस्त संतोष के गांव में घूमने के लिए चल दिए। कई बार संतोष से बातचीत में वह बताता था कि वह जिस जगह से आता है वह घूमने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम चार दोस्तों की टोली संतोष के साथ उसके गृह ग्राम भीतरी के लिए निकल पड़े। उसका गांव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। गांव में उसका बहुत ही बड़ा घर बना हुआ है, इसलिए यह ईंट से बनी तथा मोटी दीवारों का कच्चा घर था, जिसमें कंक्रीट की जगह मिट्टी के बने कपड़े की छत थी। जैसे ही हम लोग उसके कमरे में प्रवेश करते तो शरीर की पूरी गर्मी निकल जाती है। वास्तव में गांव के बने इन घरों में गर्मी का नामो निशान नहीं होता। संतोष के छोटे भाई ने कमरे के एक किनारे पर रखे बड़े से कूलर को चालू कर दिया। थोड़ी देर में पूरा कमरा ठंडा हो गया। हम लोग थके हुए थे, कड्डी चावल खाकर सो गए। शाम को जागने के बाद तय हुआ कि पूरे विंध्य प्रदेश में हम लोग किन किन स्थानों में घूमेंगे। उन स्थानों की सूची बनाकर अगले ही दिन हम लोग विंध्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। विंध्य प्रदेश में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल जिले आते हैं। मेरा दोस्त संतोष ने बताया इन सभी जिलों को घूमने के लिए हमें 6 दिन लग जाएंगे। इसके बाद हम रीवा में कई मंदिर, जलप्रपात, किले घूमे। रीवा घूमने के लिए हमने 2 दिन रीवा में व्यतीत किया। अब हम दोस्त संतोष के घर वापस जाना तय किया, जहाँ से हम अपने कर्मस्थल इंदौर की ओर प्रस्थान करेंगे। रीवा से करीब रात 11 बजे हम लोग भीतरी गांव के लिए निकले। हम लोग बुलेरो में थे। बुलेरो संतोष की थी। मेरे 4-5 दोस्त और संतोष को मिलाकर हम 5 लोग थे। गाड़ी संतोष चला रहा था। हालांकि हम रीवा में जिसके घर में ठहरे थे उन्होंने हमें मना किया रात को भीतरी ना जाए, क्योंकि भीतरी जाने के लिए एक पहाड़ी पार करनी होती है जिसका नाम चुया घाटी है, जहाँ पर कई चोर उचों के घात लगाए छिपे होते और लोगों के साथ लूटपाट करते। क्योंकि हम संख्या में 5 लोग थे इसलिए मैं जाने का फैसला किया। गर्मी के समय में दिन में यात्रा करने से अच्छा रात के ठंड में यात्रा करना उचित होगा। ऐसे विचार कर हम संतोष की गांव की ओर निकल पड़े। पहाड़ को पार करने में 45 मिनट लगे। रात को करीब 12 बजे के आसपास के समय हम लोग पहाड़ के उस सबसे ऊपर वाले भाग में थे। इस पहाड़ में सड़क टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। संतोष ने बताया कि पूरे पहाड़ में कुल 72 मोड़ है। 40 मोड़ हम पार कर चुके थे कि अचानक जोर के धमाके के साथ हमारी गाड़ी लहराने लगी। संतोष ने बताया कि गाड़ी का टायर फूट गया है। हमने गाड़ी रोकी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि झाड़ियों से कुछ दूर एक किले जैसा कुछ आकृति दिखाई दे रही है। मैंने संतोष से पूछा ये क्या दिख रहा है। उसने बताया कि ये गढ़ी है, यानी एक छोटा सा किला है। पुराने समय में राजा जब इस पहाड़ में शिकार खेलने आते तो इसी किले में ठहरते थे। मैंने उसे बोला कि चलो इस किले को देखते हैं। रात भी बहुत ही सुहानी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी तथा पानी की फुहारें पड़ रही थी। संतोष चोर उच्चों को लेकर डरा हुआ था। मैंने समझा हम 5 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं, चलो सिर्फ 20-25 मिनट यहाँ रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। संतोष अनमने मन से सहमत हो गया और हम लोग किले की ओर बढ़ गए। 10 मिनट के दुर्गम रास्ते को पार कर हम लोग किले पर पहुंच गए। हमारा एक दोस्त रवि कैमरे से वहाँ की शूटिंग करने लगा तथा एक दोस्त राजेश डरावनी आवाज़ें निकालकर हमें डराने की कोशिश करने लगा। मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह था। अचानक किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। एक बार के लिए तो सनक कर हम डर गए, पर थोड़ी देर में लगा कि किसी ने मजाक किया है। हम आपस में पूछने लगे, पर अचानक ऐसा लगा कि ऊपर वाली मंजिल में कोई चल रहा है, पर यह पायल की आवाज़ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमड़े के जूते पहनकर चल रहा हो। तभी हमारा चौथा दोस्त कंचन चिल्लाया, कौन है जो यहाँ पर खड़ा है। हम सब लोग उस ओर देखने लगे। जिस दिशा में कंचन देखकर चिल्लाकर पूछ रहा था। हमें एक महिला की आकृति में कोई दिखी जो साफ साफ नहीं दिख रही थी। वो हमें घूर रही थी। तभी वो महिला चिल्लाई, भाग जाओ तुम लोग, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी तेज हवा
भाई हमारी आंखों में धूल आई, हमने आंखों पर अपनी हथेली रखी। जैसे ही हथेली हटाकर वापस उस आकृति की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरी मंजिल से आ रही चलने की आट अब तेज हो गई। अचानक ऊपर मंजिल में एक गरजती आवाज़ आई, कौन है वहाँ? तभी में हमें वहाँ हवा का झोंका छूकर गया और हवा के झोंके के साथ पायल की छन की आवाज़ भी आई, पर हमें कोई दिखा नहीं। तभी दूसरी कोठरी से एक महिला के हंसने की आवाज़ आई। हम सब डरे हुए थे। तभी राजेश ने बाहर इशारा करते हुए हमें वहाँ देखने को कहा। वह दृश्य देख हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई, हमारे शरीर के रोए खड़े हो गए। किले के आसपास सभी झाड़ियाँ अजीब तरह से हिल रही थी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, कुछ में तो इंसानी चेहरे की आकृति बन रही थी। यह दृश्य देखकर हम लोगों के होश नहीं रहा और हम आंखें मूंद कर वहाँ से भागे। तभी पीछे से वही गरजती आ जाई, कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। और फिर सैकड़ों कुत्तों की रोने की आवाज़ें आने लगी। हम बेतहाशा भागे, पंचर गाड़ी को कुछ देर तक चलाते रहे। जब तक हम भागते रहे तब तक हमें उस किले के कुत्तों की रोने की आवाज़ और हमें वापस बुलाने वाले उस गरजने की आवाज़ बंद नहीं हो गई। इस घटना को 2 साल बीत गए और हम रात में कभी सफ़र नहीं करते, और अगर जाना भी ज़रूरी होता है तो हम सिर्फ ट्रेन में ही सफ़र करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।